वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे अपना मॉड्यूल 6 का थर्ड चैप्टर जो कि है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। ठीक है, तो ये हमारा जो न्यू चैप्टर है, सबसे पहले हम इसको भी दो पार्ट में करने वाले हैं, एडवर्टाइजिंग और फिर उसके बाद हम सेल्समैनशिप पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा एडवर्टाइजिंग, जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं अच्छी तरीके से। हम रोज़ अपनी टीवियों में किसी भी चैनल पे आप खोल के देख लो, हमेशा एडवर्टाइजमेंट आता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। It refers to paid and non-personal communication to a target market from an identified sponsor using mass communication channel। यानी कि किसी भी चैनल के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट का जो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, पैसे पे करके, प्लस उनसे और हमारा कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन है नहीं, लेकिन उनकी जान पहचान है, कह सकते हैं ना, मतलब लोग उन्हें जानते हैं, ऐसे स्पॉन्सर्स होंगे वो। और किसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें करते हैं? मास कम्युनिकेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करवाते हैं उनसे। ठीक है, अब आप जैसे आगे देखोगे, जब हम इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे और आगे जाएंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो वो चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंस यानी कि क्या क्या मतलब काम आता है, क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। और इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि मैन्युफैक्चरर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और सोसाइटी के लिए प्लस कस्टमर के लिए। इसको 3 पार्ट में आप तोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइजिंग का? एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि मैन्युफैक्चरर हमेशा किसके लिए सोचता है? हमारे लिए। हम कस्टमर हैं तो जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो किसके लिए सोचेगा? मेरे लिए सोचेगा, आपके लिए सोचेगा, हम सभी कस्टमर्स के लिए। तो ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू। अब हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट की डिमांड मैटर करती है कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजमेंट है कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा वे में एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेल्स का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट को आंखों से अभी देखा भी नहीं, लेकिन हमने एडवर्टाइज में देखा है कि कोई क्रीम हम ऐसी लगाएं जिससे हम गोरे हो जाते हैं, है ना। तो हमें वो चीज़ें यकीन होने लग जाती है कि सच में ऐसा होता होगा, अगर मैं इसे लगा लूँ तो मेरा फेस ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो बहुत हेल्पफुल होती हैं किस चीज़ में? लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए। अब हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन, यानी कि अब हमें कंपटीशन करने के लिए, मतलब कहीं वैसे जाके ऐसे झगड़ा कर लेते हैं लोग, ऐसे उससे कुछ नहीं होने वाला। वो किस चीज़ में मददगार करेगा? हमारे कंपटीशन को फेस करने में मदद करता है। कैसे? अगर कोई कंपनी लेके आई है कि मैं गर्मियों के सीज़न के लिए टॉप्स या फिर डेनिम्स लेके आऊँ, तो आपके लिए क्या एक ऑप्शन रह जाता है? अगर वो गर्मियों के कपड़े बना रहे तो हमारे पास एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि क्यों ना हम सर्दियों के कपड़े बनाना शुरू करें, अगर सर्दियाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये किस तरीके से मदद करता है हमारे कंपटीशन को फेस करने में भी। और उसका एडवर्टाइज अगर हम करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में आएगी, और डिमांड में आएगी तो सेल ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब हेल्पफुल इन क्रिएटिंग ब्रांड प्रेफरेंस। ऑब्वियसली जब आपका ऐड बार बार टीवी पे दिखाया जाएगा, लोग उसे देखेंगे, भले ही उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ अभी तक ना किया हो, लेकिन अगर कोई नाम बोलेगा तो वो समझ में आ जाएगा, अरे ये तो वही है जिसका ऐड हमने टीवी पे देखा था। ठीक है, अब ये तो हुई मैन्युफैक्चरर्स की बात। अब हम आते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या ऐसी इम्पोर्टेंस है एडवर्टाइजमेंट की। सबसे पहले हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। क्यों? सोसाइटी में अगर एडवर्टीजमेंट होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी काम करता है। प्लस इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर बेसिकली ये है कि अगर एडवर्टीजमेंट आता है तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी भी दी जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो पीपल है जो हमें देखेंगे उसको उस प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी होने लगेगी, पता लगने लगेगा कि ये चीज़ किस तरीके से यूज़ की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं, हर चीज़ हम जान सकते हैं। तो उससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहन सहन का तरीका है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है सोसाइटी के बीच में। प्लस हेल्पफुल इन इकोनॉमी डेवलपमेंट में क्या है? क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम जो हमारा चल रहा है, इसके अंदर आई थिंक कि एडवर्टीजमेंट ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है
हमारी इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमारे लिए एडवर्टीजमेंट ही हमारे स्क्रीन पे आने लगे थे। जो भी हम चैनल अपने देखते हो, चाहे वो सीरियल्स का चैनल हो, म्यूजिक का चैनल हो, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आने नीचे स्क्रीन पे दिखाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट का भी हाथ रहा है इस टाइम पे। तो ये तो हुई अब सोसाइटी के लिए बात। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि कस्टमर्स के लिए क्या फ़ायदा है, यहाँ पे क्यों ज़रूरी है एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे जो है रिड्यूसिंग द प्राइस। अब प्राइस कैसे रिड्यूस होता है, किस वे में? ये नहीं कि दाम जितना होता है उससे गिर के मिलता है, नहीं। क्या होता है कि जब हम सोसाइटी के अंदर जब हम हैं, ठीक है, एक ही तरीके के 10 प्रोडक्ट्स आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमें जो है कहीं वो क्रीम, वही फाउंडेशन कहीं पे मुझे मिल रहा है 800 रुपये का, और वही फाउंडेशन कहीं पे मिल रहा है ऑफ द अदर कंपनी XYZ जो भी है। ABC में मेरे को मिल रहा है 800 रुपये का, XYZ में मिल रहा है मेरे को सिर्फ 200 रुपये का। तो इससे क्या होता है कि प्राइस में वैरायटी आ जाती है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके लिए उनकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए उन्हें अपने कमाई से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अफोर्डेबल प्राइस उनको मिल जाता है किसी भी चीज़ के लिए। प्लस नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अब आपको कोई ठग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि क्या चीज़ है, कैसी है इस प्रोडक्ट की, तो कोई डर नहीं है आपको धोखेबाजी का या फिर ठगने का। जो भी दुकानदार आपको ठग नहीं सकता। और प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जब मार्केट में कंपटीशन होगा, चाहे वो हेल्दी कंपटीशन हो या फिर कैसा भी कंपटीशन हो, तो उनसे क्या होगा, उनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो दिन पर दिन क्या करेंगे, वो अच्छी करते जाएंगे। प्लस रीजनेबल प्राइस भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो इम्पोर्टेंस थी एडवर्टाइजमेंट की, वो हमने समझी। आगे देखते हैं। तो हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं एक छोटा सा डिफरेंस टेबल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो होगा। उसके अंदर हम जानेंगे कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में। तो हमारे पास है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी। अब उसका पहला बेसिस देखते हैं आपका, वो है पेमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग में देखते हैं, इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन द फर्म हैज़ टू पे फॉर द यूज़ ऑफ स्पेस एंड टाइम। यानी कि एडवर्टाइजिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो हम जगह यूज़ करेंगे, उनका जो टाइम यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। जबकि पब्लिसिटी में हमें ऐसी कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मीडिया को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपस में बातें होती हैं, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है इन पब्लिसिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि उसके अंदर एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, दैट इज़ द बिजनेस फर्म विच वांट्स टू एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो इस स्पॉन्सर को सारे लोग जानते हैं। तो जिनको भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइज कराने हैं, सर्विसेज के लिए, तो वो इन स्पॉन्सर को भली भांति उनसे परिचित होंगे या फिर जानते होंगे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के अंदर। अब पब्लिसिटी के अंदर कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता, क्योंकि मीडिया कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन एज इट कंसीडर इट्स न्यूज़ वर्दी। ठीक है, मीडिया कब ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट, जब उनको ऐसा लगेगा कि उनके लिए वो वर्थ है उनके लिए, तब वो उस चीज़ को मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करवाएंगी। वरना यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि एडवर्टाइजिंग में कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है और पब्लिसिटी में नहीं होता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, अब कंट्रोल की बात करेंगे कि एडवर्टाइजिंग के अंदर फुल कंट्रोल होता है, जैसे कि आपका कंटेंट टाइप, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो उस तरीके से। बट जो पब्लिसिटी है उसके अंदर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। उसके अंदर बस खाली आप अपना कंटेंट टाइप और साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और पर्पस आप देखते हैं क्यों किया जाता है, इट इज़ अटेंडेंट टू गिव द फेवरेबल एंड पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ द कंपनी एंड अबाउट इट्स प्रोडक्ट। इसके अंदर बेसिकली उनका पर्पस ये है कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव इंप्रेशन या फेवरेबल इंप्रेशन डालें अपनी कंपनी का और अपने प्रोडक्ट का। साथ ही साथ अब हम पब्लिसिटी में देखें तो पब्लिसिटी में हमारा जो इंप्रेशन है वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। ठीक है, कि पब्लिक किस हिसाब का रिएक्शन दे रही है, चाहे वो फेवरेबल इंप्रेशन है या अनफेवरेबल है उनकी कंपनी और उनके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव होता क्या है।
एडवर्टाइजमेंट का पहला पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव का, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब भी हमें कोई न्यू प्रोडक्ट लाना होता है मार्केट में तो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद हमें उसकी अगर सेल्स को इंक्रीज़ करना है तब हम एडवर्टाइज करते हैं। अगर हमारे बायर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उनको मेंटेन रखना है हमें कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायर होंगे हमारे, ठीक है, उनको मेंटेन करने का काम आता है। प्लस जो हमारी ब्रांड की इमेज है वो क्रिएट करने के और प्लस उसे इन्हांस करने के यानी और इम्प्रूव करने का काम में आता है। अब हेल्प्स इन पर्सनल सेलिंग, यानी कि अगर जब हमें पर्सनल सेलिंग भी करनी होगी तो उसके अंदर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। अब है लास्ट पॉइंट हमारा जो है क्रिएट्स गुडविल, यानी कि एडवर्टाइजमेंट से हमारी ब्रांड की इमेज तो बनेगी प्लस हमारे नाम के लिए लोगों के प्रति मतलब अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो कह सकते हैं ना, कि अब जैसे कोई भी बहुत ही बड़ी शोरूम है या फिर कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसके लिए उनकी गुडविल ज़्यादा मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी अगर हम उसी कंपनी की चीज़ लेने जाएंगे तो हमें पता है हाँ इस कंपनी की चीज़ अगर आप लोगे तो वो बहुत ही अच्छी मिलती है, तो वो एक तरीके से गुडविल में आता है हमारे। बट जहाँ पे उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ ऑब्जेक्टिव हमने जाने, तो अब एडवर्टाइजमेंट की कुछ ऑब्जेक्शन या फिर कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसा कि एड्स टू कॉस्ट, यानी कि जब हम कोई भी सामान, हमने जैसे स्टेजेस में पढ़ा था जब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था रेट में बहुत फ़र्क आता है। तो वो किस वजह से आता है? क्योंकि जब अपने प्रमोशंस के लिए वो एडवर्टाइज करेगा तो उसका खर्चा लगेगा, तो वो अपनी जेब से तो एक्स्ट्रा भरेगा नहीं उस ऐड का खर्चा, तो वो एमआरपी के अंदर आपको उसी चीज़ में ऐड ऑन करके देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कह सकते हैं वैल्यू या फिर कॉस्ट जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। प्लस कहीं ना कहीं वो सोशल वैल्यूज़, यानी कि क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दुनिया से एकदम अलग है ना। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल कोई सेंट का हम ले लेते हैं एग्जांपल, सेंट लगाते हैं, अगर वो मेंस सेंट है तो जो लड़कियां होंगी वो उसके पीछे भागेंगी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ तरीके से होता है जो सोशल वैल्यूज़ को थोड़ा सा अंडरमाइन कर देता है या फिर थोड़ा सा मतलब इफ़ेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जैसा उसमें दिखाया जाता है वैसा ना होना, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा हमें क्या होता है, निराशा या उदास जो भी आप कह सकते हो उस तरीके से होता है। अब कन्फ्यूजेज द बायर, यानी कि अगर मुझे यही एक क्रीम यहाँ पे भी मिल रही है, फेयरनेस क्रीम यहाँ पे भी मिल रही है, फेयरनेस क्रीम यहाँ पे 3 जगह से मिल रही है, तो मैं अब कहाँ से लूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये हमारे बीच में, कस्टमर्स के बीच में, बायर्स के बीच में क्या कर देती है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। प्लस अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कन्फ्यूजेज द बायर के बाद सम एडवर्टाइजमेंट आर इन बैड टेस्ट। इसका मतलब यही है कि हमने जैसा प्रोडक्ट टीवी में देखा वैसा हमें नहीं मिला, ठीक है। अगर हमने फेयरनेस क्रीम लगाई और हम गोरे नहीं हुए, है ना, हमने परफ्यूम लगाया लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं भागा, तो ये कुछ एग्जांपल्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट हम सबको पता है कि किस किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें न्यूज़पेपर में ऐड छपवाना है, टीवी में एडवर्टीजमेंट करानी है, रेडियो में करवा सकते हैं, मैगजीन्स हो गई, या फिर आउटसाइड किस तरीके से होता है, मान लो कि हम जब कहीं निकलते हैं बाहर, मेट्रोज पे लगे हुए होते हैं किसी चीज़ के पोस्टर, तो वो आउटसाइड एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब हम जो अगला पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के बाद, जो हमने एडवर्टाइजिंग पढ़ी, उसके बाद है हमारा जो टॉपिक सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप को हम कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग में भी आ जाता है ये इंक्लूडेड। इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कॉन्टैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ प्रोडक्ट पर्सनली, यानी कि जब हम एडवर्टाइज कर रहे थे तो हमारा कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ फेस टू फेस नहीं हो पाता था, बट जब हम पर्सनल सेलिंग करते हैं या फिर सेल्स करते हैं हम, तो उसके अंदर हम लोग बायर्स के पास जाते हैं और उनको पर्सनली उस प्रोडक्ट से रूबरू कराते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो अगर मैं एक सेल्समैन हूँ या फिर मैं पर्सनली सेल करने जा रही हूँ कुछ चीज़ें, तो मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटीज़, यानी कि मेरा जो अटायर है, जो मैंने पहना हुआ, प्रोफेशनली दिखना चाहिए। प्लस मेरे मतलब कि ड्रेसिंग सेंस को देख के ऐसा लगना चाहिए कि दैट आई एम अ प्रोफेशनली ट्रेंड, जो भी सेल्समैनशिप या जो भी है, कि हाँ मुझे अगर मेरे खुद ही फेस पे पिंपल्स बहुत सारे दिखेंगे और मैं कहूँगी आप ये लगा लो जी आपके पिंपल हट जाएंगे, तो क्या वो मेरी बातों को विश्वास करेंगे? नहीं, क्योंकि वो खुद ये सोचेंगे जब पिंपल वाली क्रीम ये हमको बता रही है, जब इसके खुद ही तो इसने तो यूज़ ही नहीं किया तो ठीक नहीं हुआ होगा।
तो इस तरीके से हमें कुछ अपनी फिजिकल क्वालिटीज़ का भी ध्यान रख के उनसे बात करनी होती है। प्लस टेक्निकल क्वालिटीज़ में जो है आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगेन है हमारे पास कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, ताकि हम उनसे ज़्यादा घुल मिल पाएँ, वो अच्छा होना चाहिए। प्लस ईमानदारी, ठीक है। फिर उसके बाद है कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, यानी कि कोई भी इंसान आपको पहली मुलाकात में इतना अच्छा दोस्त नहीं बना लेगा कि वो आपको भाई पैसे निकाल के दे दे और बड़ी आसानी से आपसे सामान ले लेगा, नहीं। तो उसके लिए हमें उसके आपस में जो है ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो हमें मतलब कि ऐसा ले कि हाँ वो बंदा हम पे ट्रस्ट करके बोले कि हम प्रोडक्ट देने गए उनको, वो उनसे ले ले, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस कुछ हैं, बेनिफिट्स जो कह सकते हैं कि सेल्समैनशिप के कस्टमर्स को होते हैं। क्या होता है सबसे पहले कस्टमर को बेनिफिट्स, ये कह सकते हैं अगर मैं एज अ कस्टमर हूँ, मेरे पास सामान बेचने इंसान खुद आता है, तो उसके अंदर मेरा क्या फ़ायदा होगा, पहली बात मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचा। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि मुझे जो प्रोडक्ट था मेरे घर तक तो मिल ही गया आसानी से, उसके बाद मुझे उसके बारे में जानकारी भी मिल गई और मैंने अपनी आंखों से देख के उसे चेक करके लिया, ठीक है। ये हो गई कस्टमर की बात। अब बेनिफिट्स टू द बिजनेस को क्या हुआ कि वो लोग एडवर्टाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ पर्सनल सेलिंग से भी उनका प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। प्लस बेनिफिट टू सोसाइटी कह सकते हैं, हमारी इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट का एक और पॉइंट हम कह सकते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं। और प्लस एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के जो हम डाल सकते हैं सेल्समैनशिप पे। अब आगे चलते हैं। सेल्समैनशिप के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्स प्रमोशन, यानी कि अब सेल्स का जो हमारा प्रमोशन है किस तरीके से करें हम अपनी सेल्स के लिए। तो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे, इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स विच आर डिजाइंड टू एनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, यानी कि इसके अंदर वो लोगों को इस तरीके से अब अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो जो सामान कल परसों खरीदने वाले थे वो आज के आज खरीद ले। तो वो कैसे होता है, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव में देखेंगे पहले वो करते क्यों हैं ऐसा, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिले, प्लस जो कस्टमर है वो उन चीज़ों को लेके मतलब कि कह सकते हैं कि ज़्यादा भ्रम में ना रहे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ना सोचे और उसको अपनी सेटिस्फेक्शन या अपनी जो भी उसकी नेसेसिटी, जो भी उसकी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग उस सामान को ले ले। और इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्लस जो रिटेलर्स जो बिचौलिए जो होते हैं हमने देखा था उनके लिए इंसेंटिव क्रिएट करता है, ये उनको इंसेंटिव मिल सके ताकि कुछ, और उसकी जो भी वो प्रोडक्ट्स देंगे उसकी एक अलग आइडेंटिटी वो क्रिएट कर सके, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे। अब हम देखेंगे कि वो किस तरीके से, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करने के बाद जो है वो सेल्स प्रमोशन करते हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो देखते हैं ये टूल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, यानी कि जब कंपनी नई नई होती है तो वो अपने प्रोडक्ट्स पहले मार्केट में ऐसे उतारती नहीं है, पहले उसके सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोगों के बीच में कुछ कुछ, ताकि लोग उसे टेस्ट करें और उसके ऊपर भी रिव्यूज़ दिए जा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद है बोनस ऑफर। बोनस ऑफर कैसे कि कोलगेट के साथ ब्रश फ्री ले लीजिए, ठीक है, 4 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री, इस तरीके कुछ ऑफर, ठीक है। प्राइस ऑफ में मतलब होता है डिस्काउंट, मेनली किसी भी चीज़ पर डिस्काउंट दे दिया जाए। एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज ऑफर जो होता है वो हमारे ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर्स या बाइक, साइकिल्स, इन सब पे आजकल बहुत ऑफर निकलते हैं कि पुराना ले आओ और नया ले जाओ, ठीक है। तो ये उन ऑफर्स की बात है यहाँ पे। फेयर्स एंड एक्सिबिटेशन, यानी कि इसके अंदर आपको आपकी आंखों के सामने जो है, जैसे लैपटॉप्स होते हैं, टेलीविजन्स होते हैं, जब हम दुकान में घुसते हैं तो वो हमें चलते हुए दिखाई जाते हैं, है ना, क्योंकि टेलीविज़न हम बंद सीधा सीधा उठा के ला नहीं सकते। तो इसके अंदर इस तरीके से वो उनका प्रमोशन करते हैं कि टीवियाँ बहुत सारी स्क्रीन पे लगा दी, टीवियों का शोरूम है तो, और उसे देख के लोग वो चीज़ें ले। या फिर फ्री ऑफर, यानी कि किसी भी चीज़ पे एक चीज़ फ्री दे देना, ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा, साथ मतलब फ्री दे देना। जैसे कोई भी हमने प्रोडक्ट लिया, मिल्क शेक या फिर प्रोटीन शेक ले लिया, उसके साथ आपको एक बॉटल फ्री मिलेगी उसकी, ठीक है। प्लस मनी रिफंड ऑफर, यानी कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर आपकी जो मनी है या जो भी आपने पैसा दिया था उसको रिफंड कर देना। प्लस जो डिस्काउंट कूपन चलते कि जब आप अभी आपने शॉपिंग करी तो अभी आपको जितने का कूपन दिख रहा है वो अगली बारी की शॉपिंग में आपको उतना डिस्काउंट करके दे दिया जाएगा। प्लस अब है यहाँ पे डेफर्ड
पेमेंट प्लान, यानी कि डेफर्ड पेमेंट जो प्लान है हमारा, उसके अंदर ये होगा कि पहले आप कहते हैं ना देखिए, फिर उसके बाद आप पे कीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर उस तरीके के पेमेंट्स आएंगी। प्लस कॉन्टेस्ट, यानी कि हम लकी ड्रॉ निकाल देते हैं कि 10 लकी विनर्स को मिलेगा मोबाइल फ़ोन, 5 लकी विनर्स को मिलेगी टेलीविज़न, बाइक, जो भी। तो इस तरीके से वो अपने जो चीज़ों का है वो सेल्स प्रमोशन करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का एंड होता है यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी अगली, जो भी हमारा इस मॉड्यूल का अगला चैप्टर होगा वो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसको बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे कमेंट बॉक्स में। और हमारी गोल्डन सीरीज जो 150 क्वेश्चन जो प्लस बिजनेस स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार ज़रूर जाके देखें, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।